नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए 19 नंबर का मैथ और रीजनिंग के लिए। ये आरएस प्री के लिए हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें 19 नंबर का जो पेपर है आज इसको डिस्कस करेंगे हम। रीजनिंग वाले पोर्शन में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उन सबको सबसे पहले उनको अपन देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था स्टेटमेंट और आपके इन्फ्लुएंस का अनुमान का। तो यहाँ पर लिखा था कि राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मार्ग ए के बारे में कोई बात लिखी है और इसमें यह भी लिखा है कि जब खाली रोड देखते हैं, चौड़ी सड़कें देखते हैं तो तेज से गाड़ी दौड़ाते हैं। इससे अनुमान क्या लगेगा? सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं। सभी, क्या सभी वाली बात इस कथन को देखते हुए सही है क्या? नहीं। पहला जो है फर्स्ट वाला वो तो गलत है। ठीक है। सेकंड की बात करें, तेज गति से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये अनुमान इससे सही है। कथन में जो बात लिखी है उससे अनुमान जो है वो सेकंड वाला सही है। तेज गति के कारण दुर्घटनाएं जो हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती हैं। तो आंसर जो आएगा वो इसका कौन सा आएगा? आपके सेकंड वाला सही है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये डाइस वाला एग्जाम्पल है बच्चों। इसको फोल्ड करके एक डाइस बनेगा, उसकी 3 स्थितियां दिखाई गई हैं और सही आंसर आपको पता करना है कौन सा है। यहाँ पर अगर मैं अपोजिट निकालता हूँ इसमें, तो इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है ये पूछ रहा है। सबसे पहले 2 के विपरीत 3 रहा होगा नीचे, 4 के विपरीत 6 रहा होगा पीछे और 5 के विपरीत 1 रहा होगा। ए ऑप्शन तो बन सकता है। अब रीजन देखते हैं बी क्यों नहीं बनेगा, क्या रीजन है, क्या कारण है। यहाँ पर 1 है, 1 के विपरीत 5, 1 ऊपर है तो 5 को होना चाहिए था नीचे, और अगर 5 नीचे होता तो ये आपको दिखाई नहीं देता। आप बताइए विपरीत है या बगल में? बगल में। विपरीत दिखने वाले जब भी आपको बगल में दिखाई देंगे तो वो कभी भी आंसर आपके नहीं हो सकते। इसलिए बी ऑप्शन बच्चों आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 के अपोजिट 6 आएगा। 4 और 6 एक साथ हैं। कोई भी अपोजिट दिखने वाले एक साथ दिख जाएं तो वो हमेशा ऑप्शन गलत होगा। तो सी भी जो है वो गलत है। डी की बात करें, डी में 3 और 2 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि 3 के अपोजिट 2 है। इन दोनों में से कोई एक स्थिति दिख सकती है, दोनों दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये गलत है। सही ऑप्शन जो है बच्चों ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ये एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्री टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट के लिए टाइम मिलता है आपको, और टाइम के साथ साथ आपका रिजल्ट जो है, जिस टाइम आपने टेस्ट पेपर दिया है उसके तुरंत ही आपका जो रिजल्ट है वो आपके मोबाइल पर आ जाता है। और उसके बाद में यूट्यूब पे हम इसका बच्चों सॉल्यूशन करा देते हैं। तो आप रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन जो जो हमारी, इसको आज ही डाउनलोड कर लें। और इसमें नॉमिनल चार्ज में हमने कोर्स भी डिजाइन कर रखे हैं और कुछ फ्री वीडियो भी हमने दे रखे हैं, उनका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्य अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों के अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो एक दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे को लगाते हैं, भाई इनकी वजह से ये हुआ है, इनकी ये कमी थी इस कारण से ये हुआ है, ऐसा कुछ लिख रहा है। अब इससे कार्रवाई क्या होगी? प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। केवल एक ही विभाग होना चाहिए। ये बात क्या है बच्चों? गलत है। केवल एक ही विभाग होना चाहिए। अब ये नहीं पता कौन सी प्राकृतिक आपदा आ रही है और केवल एक ही डिपार्टमेंट अपन कर नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? गलत है। सेकंड, सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा दंडित करना चाहिए। दंडित वाली बात सही है क्या? और सबको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्या? जिस विभाग का काम ही नहीं है, जो उस विभाग की गलती नहीं है, उसको अपन नहीं कर सकते। तो ये सेकंड वाला भी क्या है? गलत है।
तो फिलहाल दोनों गलत हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके माना जाएगा। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है परसेंट का मतलब है पुत्री, और एट द रेट का मतलब है आपकी पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, और यहाँ पर हैश का मतलब है पिता। तो के एच का ससुर है, ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? के एच का ससुर है, यानी के जो है वो मेल होना चाहिए। मेल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो ये नहीं है, और आपके डॉलर, एक तो डॉलर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, हैश होना चाहिए। के पीछे डॉलर और हैश, ये फर्स्ट नहीं हो सकता आंसर, सेकंड नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आंसर? सी ऑप्शन, क्योंकि इसी के पीछे हैश लिखा हुआ है। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सी ऑप्शन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिलेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। मैंने कहा था इक्वेशन में सारे रिलेशन जो हैं वो लेफ्ट में जाते हैं चिन्हों को देखकर। सबसे पहले एट द रेट, एट द रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो एट द रेट का मतलब है वाइफ, पत्नी। रिलेशन लेफ्ट में, डॉलर का मतलब दे रखा है भाई, परसेंट का मतलब बोर्ड पे दे रखा है पुत्री, और हैश का मतलब जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है पिता। आपसे कह रहा है के एच का ससुर है, तो जाहिर सी बात है के और एच को मिलाना पड़ेगा और अपने आप को कहाँ मानना पड़ेगा? पहले वाले अक्षर पे मानना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जहाँ भी आप अपने आप को मानते हैं वहाँ कोई रिलेशन नहीं पढ़ना है आपको बच्चों, यहाँ मेल फीमेल देखना है। आपकी पोजीशन है मेल आदमी, आपकी पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का के कौन है? ससुर, फादर इन लॉ। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? सी पे। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लो इसको, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा है? एक विद्यार्थी एक कक्षा से पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वह 24 फीट बाईं ओर कैंटीन में जाता है। पहले वह 24 फीट बाईं ओर एक कैंटीन में जाता है। मैं यहाँ से चला लेता हूँ। एक विद्यार्थी कक्षा से पुस्तकालय जाता है, 24 फीट कैंटीन, ठीक है। चाय पीने के बाद वह दाईं ओर 13 फीट की दूरी प्रयोगशाला में जाता है। प्रयोगशाला, यहाँ से फिर 15 फीट बाईं ओर भौतिकी कक्ष में जाता है। भौतिकी कक्ष में जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से 3 फीट बाईं ओर पार्क में जाता है, दोस्त से बात करके उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाता है। अच्छा, तो पहले यहाँ दोस्त मिल गया 3 फीट और इसी दिशा में और आगे चल रहा है 10 फीट, तो मतलब टोटल 10 और 3 13 फीट, मतलब इसके बराबर आ जाता है। कहने का मतलब ये है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये दूरी पूछ रहा है। तो क्या दूरी नहीं निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 24 + 15 बराबर 39 फीट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब ये 5वें नंबर का एग्जाम्पल था, ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसको अब हम एक बार देख लेते हैं क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम चल रहा है। बी का कोड आर, ओ, सी का एस, ए का आई, ये सारे के सारे कोड हैं। एम का कोड आ रहा है बच्चों एल, ई का जो कोड आ रहा है वो आ रहा है ओ, एन का जो कोड आ रहा है वो एम आ रहा है, एल ओ एम। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व होगा। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, देख लो। बढ़ते हैं हम 7 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये लॉजिकल वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है कि आकृति 4, आकृति ए बी सी डी, 4 आकृतियां ए बी सी डी का संयोजन है। ए और बी उन छात्रों को दर्शाते हैं जो विज्ञान क्लब और वाद विवाद क्लब के हैं। ए और बी यानी ये विज्ञान के और ये डिबेट क्लब है, ठीक है।
और आकृति सी और डी उन छात्रों को दर्शाती है जो नाटक क्लब के और खेल क्लब के सदस्य हैं। सी नीचे वाला है और ऊपर जो स्क्वायर दिया है वो डी है, ठीक है। आकृतियों के अंदर संख्याओं में उस श्रेणी विशेष क्षेत्र के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। कितने छात्र दो से अधिक क्लबों में शामिल हुए हैं। दो से अधिक क्लबों में शामिल छात्रों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो ये दो दो ऐसा है जो दो से अधिक में, दो से अधिक में कैसे, साइंस क्लब में है, स्पोर्ट्स क्लब में है, साथ के साथ में ड्रामा क्लब में है। और एक संख्या ऐसी है बच्चों, एक, ये डिबेट क्लब में है, ड्रामा क्लब में है ना, स्पोर्ट्स क्लब में है। तो एक से दो से अधिक, दो से अधिक का मतलब है दो में तो होने चाहिए और दो से ज़्यादा में हो सकते हैं। दो से ज़्यादा में ही वाले चाहिए, क्योंकि दो से अधिक कम से कम दो कहता है, तो दो और तीन वाले या चार चार वाले लेते। तो यहाँ दो से अधिक की बात करें तो दो से ज़्यादा वाले में मुझे एक तो संख्या दो दिखाई दे रही है, एक तीन दिखाई दे रही है, दोनों का टोटल आंसर आएगा तीन। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में क्या क्रम चल रहा है वो पता करना है। अगला पद आपको मालूम करना है कौन सा आने वाला है। इसको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या सीरीज चल रही है देखो, यहाँ से 2 से 4, 4 से 10, 10 से 28, 82, देन नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से क्रम चल रहा है इंटू 2 -2, ठीक है भाई, इंटू 2 -2। पर इंटू 2 से काम नहीं बनना फिर आगे, तो एक काम करते हैं इंटू 3 करो, इंटू 3 -2। अब ठीक है, 4 तिया 12, 2 कम 10, 10 तिया 30, 2 कम 28। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी आंसर निकालना है तो 82 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस के कितने करने, 2 करने। 244 कोई ऑप्शन है क्या? 244 बिल्कुल है, आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगले में भी क्या क्रम चल रहा है, जो रह गए नंबर उनमें भी एक बार हम देख लेते हैं उसमें क्या सीरीज चल रही है। यहाँ से देखें तो बच्चों +6 है ये, यहाँ से देखें तो प्लस कितना है, 4, ठीक है, प्लस के 4 है। यहाँ से देखा जाए तो बच्चों ये है +2, यहाँ से देखा जाए तो ये 43 से 47, 4, ठीक है। तो वापस से सीरीज क्या बन गई फिर से, 31 से 37 +6 होता है, ठीक है। 37 से 41 +4 होता है, +2, फिर वापस से +4। फिलहाल यहाँ पर सीरीज का जो है वो क्रम वापस से कंटिन्यू होगा, फिर से 6, फिर से 4, फिर से 2 और फिर से 4। तो अगला पद पूछता तो अपन जो है +6 कर देते, फिलहाल पूछा यही है तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नंबर सीरीज का क्रम है, इस तरीके से ये सीरीज जो है वो सॉल्व हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये भी डायरेक्शन टेस्ट का ही एग्जाम्पल पूछा था, इसको हम सॉल्व करते हैं। राजू जो है वो रामू का पड़ोसी है। सबसे पहले बच्चों लिख रहा हूँ मैं रामू, राजू रामू का पड़ोसी है। दक्षिण पूरब में 100, दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे नाम क्या था इसका, रामू। रामू, राजू रामू का पड़ोसी है, दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा। क्या नाम है इसका, राजू नाम है, ये 100 है। बैनू राजू का पड़ोसी है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट 100। क्या नाम है इसका, बैनू। आगे लिखा है खादर बैनू का पड़ोसी है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नाम है इसका खादर। दूरी कितनी है, 100। रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है, मतलब रामू के घर से खादर की घर की स्थिति क्या है, डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। डायरेक्शन के लिए ये तो होगा साउथ दक्षिण, ये वेस्ट पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था कि बताइए रामू के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है, तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं बच्चों आगे। खाद्य पदार्थ जनित रोगों के उत्पन्न होने से दिन प्रतिदिन की जीवन शैली में गंभीर समस्याएं हो रही हैं। कई डॉक्टरों ने लोगों को फास्ट फूड कम खाने की सलाह दी है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक निश्चित हद तक कम हो सकती हैं कह रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ए पे अगर हम देखते हैं, ए पे क्या लिखा है। ए पे लिखा है, ये फिलहाल जो है वो कथन है और कौन सा तर्क इसको कमजोर कर सकता है ये पूछ रहा है। दोनों कथन में से कौन सा कथन पैराग्राफ में दिए गए तर्क को कमजोर कर सकता है। ठीक है, पहला लिखा है कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर एक सर्वेक्षण के अनुसार लोगों को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। व्यस्त दिनचर्या तथा फास्ट फूड की खपत में वृद्धि से कई बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो कथन को मजबूत कर रहा है। ऊपर भी यही बात लिखी है, फास्ट फूड जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा देता है, और यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए खाद्य जो फास्ट फूड हैं उनमें खपत में कई बीमारियां हो रही हैं, वृद्धि हो रही है इस वजह से। तो पहला वाला तर्क जो है इस कथन को मजबूत करता है। बट सेकंड देख लेते हैं। सब्जियों एवं फलों के प्रयुक्त संश्लेषित उर्वरकों तथा कीटनाशकों को खाना भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों सब्जियां और फलों के बारे में कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ फास्ट फूड के बारे में बात है, तो ये जो है कथन को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कौन सा तर्क कथन को कमजोर कर रहा है, तो केवल बी ऑप्शन जो है ना वो कथन को कमजोर करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा बच्चों बी ऑप्शन। ये 10 एग्जाम्पल अपने 19 नंबर पेपर के हो चुके हैं। मैथ वाले सर मनीष गुप्ता सर आपके सामने मैथ का सॉल्यूशन अब कराएंगे। ठीक है, फिलहाल रीजनिंग के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। थैंक यू। बढ़ते हैं मैथ के सॉल्यूशन की तरफ। टेस्ट नंबर 19 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखते हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला जो क्वेश्चन था मैथ का, क्या कह रहा है, आसान सा इजी सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, जैक ने एक टेस्ट में 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से क्या हो गया, फेल। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या कराना होता है, पास कराना होता है। ठीक है, आपने कहा कि जैक को 45% आया और 18 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब अगर 18 नंबर और ले आता तो वह पास हो जाता। तो यहां तो जैक पास हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि उसे 65% अंक प्राप्त होते, कितने परसेंट अंक प्राप्त होते, 65% अंक प्राप्त होते, तो उसे टेस्ट पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलता। मतलब जितना पासिंग के लिए चाहिए उससे 6 अंक ज्यादा आ गया, मतलब वही 6 अगर कम कर दोगे तो यहां पे भी पास हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही पास पास है तो आपस में क्या हो गए, बराबर। अब डेटा को एक तरफ कर लो, कैसे, तो सर 18, ये माइनस का 6 इधर प्लस का 6, और ये 65 और इधर प्लस का 45 है तो माइनस का 45। तो मुझे एक चीज बताओ सर, ये 24 हो जाएगा और सर ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 20% हो जाएगा। तो अगर मैं 100% की बात करूं, 100% की बात करूं तो आप यही तो कहोगे सर 24/20 गुना कितना, 100। 20 से कितनी बार सर, 5 बार, और 24 का 5 गुना कितना सर, 120। 100% का मतलब क्या कि टोटल परीक्षा कितने अंक का था, तो सर 120 अंक का था। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 120। क्लियर है ये बातें, ठीक है, आसान था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस खूब आरएस में पूछे गए हुए हैं। क्या कह रहे हैं, एक बैग में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, 5, 7, 8। कह रहा है जिनकी कुल राशि 1250 रुपए है। बैग में टोटल कितना है, 1250। तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बोला। तो पहले बताओ टोटल का रेशियो कैसे निकालोगे, तो बताओ, ये सब रुपए में है तो रुपए 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 कैंसिल, ये भी रेशियो में आ गया। अब बताओ एक सिक्का 2 रुपए का और टोटल ऐसे कितने सिक्के, 5, तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये 7 पंचे कितना, 35, और ये कितना, 80।
क्लियर है। इनका टोटल करो कितना होता है, तो आपने कहा सर ये 90 और 90 में 35 जोड़ेंगे तो सर 125, और यही टोटल क्वेश्चन में कितना दिया है 1250। कितना गुना सर 10 गुना। हमें रेशियो का मान 10 पता चला। हमसे क्या पूछा, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो कि कितनी है 7, तो 7 गुना 10 70 सिक्के। 5 रुपए के टोटल कितने सिक्के, तो सर 70 सिक्के। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी आसान सा है, बस लंबा चौड़ा लैंग्वेज है। क्या कह रहा है, एक्स और वाई सोना और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु है, जो धातु को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए गए हैं। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरे मिश्र धातु Z में बनाते हैं तो Z में सोने और प्लेटिनम की मात्रा क्या होगी। देखो ये सोना है, ये गोल्ड है और ये प्लेटिनम है। एक्स वाले में इनका रेशियो क्या दिया है सर 5 और 2 दिया है। वाई वाले में इनका रेशियो क्या दिया है सर 5 और 7 दिया है। अब इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर जेड वाले में, समान मात्रा में मिलाने का मतलब क्या, दोनों का रेशियो का वैल्यू मिश्रण का 1 और 1 चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या बोला था, सबसे पहले टोटल करो। टोटल कितना 7, यहाँ टोटल कितना 12। टोटल बराबर है क्या, नहीं, तो बराबर बनाओ। कैसे बनाओगे, तो सर इधर 12 का गुना कर दे, यहाँ भी 12 का गुना कर दे और यहाँ भी 12 का गुना कर दे। इधर 7 का गुना कर दे, यहाँ भी 7 का गुना, यहाँ भी 7 का गुना। देखो ये दोनों बराबर हो गए, 12 गुना 7 12 गुना 7। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, गुना करके जोड़ लो। 12 पंचे 12 पंचे कितना 60, यहाँ 7 पंचे कितना 35, ये 12 दूना कितना सर 24, और ये 7 में 7 का गुना कितना 49। जोड़ो, यह कितना 95 और यह कितना, तो आपने कहा सर 3 6 और 7 73, नहीं 9 और 4 13, 6 और 1 7 73। तो सही उत्तर क्या होगा 95:73। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देखो यहाँ समान मात्रा में मिश्रण निकालना था तो एक का गुना इसमें करते कोई चेंज नहीं, एक का गुना इसमें चेंज करते कोई चेंज नहीं। अगर यही 2 3 होता तो 2 का इधर करना पड़ता, 3 का उधर, तब जाकर जोड़ते। पढ़ा रखा है ऐसे सारे क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भैया, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 रुपये पे 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो बताओ पहले फरवरी की बात करें, फरवरी के बाद मार्च की बात करें और मार्च के बाद अप्रैल की बात करें। फरवरी में कितने दिन का ब्याज मिलेगा 21, क्योंकि 28 दिन का फरवरी होगा। 7 फरवरी तक तो काम हो गया, ठीक है, तो 21 दिन का मिला। यहाँ कितने दिन का 31 दिन का और यहाँ कितने दिन का 20 दिन का। तो मुझे बताओ टोटल डेज कितने हो गए, टोटल दिन कितने हो गए। तो आपने कहा सर टोटल डे 72 हो गए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, डे ये टाइम हो गया। अच्छा, इनको अगर साल में बदलोगे तो 365 का भाग लगा दोगे, तो आपने कहा 72/365 और ये क्या हो गया ईयर में। अब ये डेज में नहीं रहा, अब ये किस में चेंज हो गया सर ईयर में, ठीक है। रेट कितना दिया है सर 8.25%। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 8 सही 1/4, हाँ या ना। और इसका मतलब क्या 8 चौका 32 और 1 33, 33/4%। मूलधन आपको कितना दिया है सर 2000। चलिए ब्याज निकालते हैं, सही क्या कहोगे, मूलधन गुना दर 33/4 और गुना 100 और गुना क्या समय 72/365। मुझे एक चीज बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, और 5 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा 73 बार में। क्यों, वो ये क्लास में पढ़ा रखा है कि 365 के लिए याद रखना 73 गुना 5, ये 73 से कटेगा या 5 से, तो 5 से यह कितनी बार में कटेगा 73 बार में। ये 72 है लगभग, अगर ये 73 होता तो 73 से 73 कट जाता, तो मेरे पास बचता वैल्यू कितना 33। तो मैं क्या कहता ब्याज कितने का 33 का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। देखो ये 72 था और ये 73 था। अब मैं इसको पूरा अगर कैलकुलेशन करने जाता तो ये 33 के आसपास ही नंबर आता, तो मैंने कहा 73 इसको लगभग 73 मानो, काटो तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या कहा कि 33 रुपया इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर। देखो एक चीज का ध्यान देना,
ईयर से लीप ईयर का भी चक्कर होता है, वो भी आपको क्लास में समझाया कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ इतना, तो निवेश की गई धनराशि क्या है? अब देखो इसका बहुत सारा तरीका है, मैंने डायरेक्ट तरीका भी आपको पढ़ा रखा है 2 साल के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% है तो इसको तोड़ लो पहले भिन्न में, 9/100, आगे कटेगा नहीं। तो ये जो ऊपर वाला मान होता है ना, अगर इसका वर्ग कर दो, ये जो ऊपर वाला मान होता है इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर 81 आया, यही आपका डिफरेंस होता है। यही आपका डिफरेंस होता है किसका? तो 2 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर एसआई का। ध्यान रखना ये शॉर्टकट है। इसी 81 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 97.2। हमसे क्या कह रहा है? मूलधन निकालो। तो मूलधन क्या भी क्या करना होता है? वर्ग। कितने के लिए? 2 साल के लिए। तो आपने कहा सर 10 का वर्ग, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो क्या कहोगे सर? 97.2 बटा 81 और 10 का वर्ग का मतलब 100 गुना 100। क्लियर है? यहां से ये दशमलव हटा दो, नीचे 10 लिख दो, ये 0 कैंसिल। अब देखो 81 से एक बार में कटा, 97 में 81 का भाग लाए, कितना बचा? 16, और ये दो 162, तो 81 का 2 गुना हो गया। तो आपने कहा सर 12 ये, 10 गुना 100 ये, तो 1000 ये, तो 12,000 क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? 12,000। आप चाहते तो फॉर्मूला लगा लेते, जिनको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ क्या है? डी डिफरेंस है आपका CISI का। यहाँ 97.2 रखते, यहाँ दर का स्क्वायर करते, 9 का स्क्वायर 81 बटा 100 काटते, आंसर यही आता। तो सही उत्तर क्या होगा? 12,000। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है यदि 2009 में बेची गई कुल बाइकों की संख्या कितनी है? 10,000 है। तो आपसे कह रहा है कि हरी बाइकों की तुलना में पीली बाइक कितनी अधिक बेची गई। तो ग्रीन और येलो पे फोकस करना है इस 2009 के डेटा में। ग्रीन कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है, कलर करता हूँ चेंज। ग्रीन कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। और येलो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो बताओ येलो कितना बेचा? 10%। ग्रीन कितना बेचा? 8%। तो कितना परसेंट ज़्यादा बेचा? 2%। ठीक है, परसेंटेज में 2%, तो संख्या में कितना? तो सर टोटल बाइक कितनी थी? 10,000। 10,000 का 2%, तो 2% कितना होगा? तो आपने कहा सर 200। 200 अधिक बाइक बेचा, किसका? पीले वाले का। किससे? तो ग्रीन वाले से। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक बॉक्स में 100 पेन है। टोटल पेन कितने हैं सर? 100 है। ठीक है, ये टोटल पेन है टीपी, जिनमें से 8 खराब है। डिफेक्टिव कितने हैं सर? डिफेक्टिव कितने हैं? 8। तो सही पेन कितने होंगे? ये डिफेक्टिव पेन है और ये गुड पेन लिख देता हूं, सही पेन। या फिर आप पेन भी डायरेक्ट लिखो, तो ये कितने बचेंगे? 92। टोटल 100 में से 8 खराब पेन है, तो सही पेन कितने होंगे? 92। आगे क्या कह रहा है? बॉक्स में से एक पेन खराब है। बॉक्स में से एक पेन खराब है, पेन खराब ना होने की पारकता क्या होगी? यहाँ थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लो। 1 पेन इज आउट फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से एक पेन निकालना है, तो हमको बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी पेन खराब ना हो। मतलब सारे के सारे पेन कैसे मिले? अच्छे वाले मिले। तो बताओ, निकालना तो एक ही पेन है, सेलेक्ट एक ही पेन करना है। चलो ठीक है, NS क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर टोटल 100 है, 100 में से एक पेन निकालना है, तो 100 C1 कितना होगा? 100। NE क्या हो जाएगा? तो कोई भी पेन खराब ना हो, जो पेन हो वो क्या हो? सही हो। तो सही पेन कितने हैं? 92। तो 92 में से एक निकालो, ये कितना? 92। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी? तो आपने कहा NE 92, NS 100। काटा पीटी करो, 4 से यह कितनी बार? 25 बार। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सही उत्तर क्या होगा? 23/25। 23/25 इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 6 छरों की औसत लंबाई ये है, 5 छरों की ये है, तो छठी छर की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान है। 6 छरों का एवरेज 44.2 है, तो टोटल निकाल लेंगे कैसे? गुना करके। 5 छरों का एवरेज कितना है? तो सर 46 है, टोटल निकाल लेंगे गुना करके, और इसमें से इसको घटा देंगे, वही छठा हो जाएगा। बताओ
इनको गुना करो, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, नहीं, और 6 चौका 24 2 26, इतना आ जाएगा। इनको गुना करो तो आपने कहा 6 पंचे 30 और 5 चौका 20 और 3 23, ठीक है। इनको घटा दो तो 0.2, यह कितना 5, यह कितना 3, तो आपने कहा जो छठवा है, छठी छर है, उसकी लंबाई कितनी होगी 35.2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 35.2। 6 का दिया है, 5 का दिया है, तो 6 के टोटल में से 5 का टोटल घटा दो। कैसे? तो गुना कर दो, ये टोटल घटाए तो छठा क्या आएगा 35.2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि 2 केस है। देखो एक एक करके समझो, अच्छा क्वेश्चन है। 10 पुरुष और 8 महिला। पहले वाले केस में देखना, अगर मैं मेल की बात करूं तो सर 10 है, और फीमेल की बात करूं तो सर 8 है। इनमें से कितने को सेलेक्ट करना है? सर 5 को सेलेक्ट करना है। जो जो कहा वो लिख लो, पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। 5 खिलाड़ियों की बास्केटबॉल टीम का चयन करना है, ये केस खत्म। अब चलो दूसरा केस आ जाओ। कह रहा 8 पुरुष है, अब मेल की बात करें तो कितना है 8, और फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी है 7। 8 पुरुष 7 महिलाओं की खिलाड़ियों के समूह में से 6 को सिलेक्ट करना है। अब कितने को सिलेक्ट करना है? 6 को सिलेक्ट करना और टीम का चयन करना है, ये चीज हो गया। दोनों टीमों के चयन के तरीकों की संख्या का अंतर, मतलब इसमें टोटल जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए केस आगे क्या दिया कि यह देखते हुए कि प्रत्येक टीम में केवल 2 महिला हो। जो भी टीम बने ना उसमें 2 से ज्यादा महिला ना हो, ओनली 2 में आपको फीमेल कहा है, तो 2 महिलाओं को ध्यान में रखना है। तो ध्यान देना, महिलाएं कितनी है 8, इस 8 में से मैं 2 महिलाओं को चुन लूं, यही करना है, ठीक है। तो बाकी जो बची, क्या कितनी बची? 5 में से 2 महिला मैंने चुन लिया, तो कितने बचे? 3, तो ये तीनों के तीनों क्या लेने पड़ेंगे? पुरुष। कहानी खत्म। यहां आ जाओ, यहां भी महिला मुझे टोटल 2 ही चुननी है, तो 7 में से 2 महीने महिला ले ली, तो पुरुष कितने लेंगे? तो 6 में से 2 यहां चला गया, तो 4 पुरुष ले लेंगे 8 में से। अब दोनों का कैलकुलेशन करके घटा देंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, मैं भी आपके साथ साथ करता हूं। 10C3 कैसे सॉल्व करोगे? तो लिखोगे 10 गुना 9 गुना 8 और फैक्टोरियल 3 का मान 6, ये 10C3 का वैल्यू होगा। कारो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार और 2 से कितनी बार? 4 बार, तो यह वैल्यू कितना आया? 120। आपने कहा सर ये 120 गुना 8C2 को सॉल्व करना है, 8C2 को सॉल्व करो। 8 गुना 7 बटा 2, 2 से कितनी बार? 4 बार, तो 7 चौका 28, इसका वैल्यू कितना आया? 28। गुना भी साथ साथ में कर लो। 28 गुना मुझे क्या करना है? तो सर 12 करना है, जीरो तो आएगा ही, तो 28 का 1 गुना 280 और 28 का 2 गुना 56, 6 3 3, तो कितना हो गया? 3360। इनका गुना, इनको सॉल्व करो। 8C4 क्या कहोगे? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 और बटा फैक्टोरियल 4 का मान 24। बताओ 6 से कितनी बार? 4 बार, 4 से कितनी बार? 2 बार, तो ये 5 दूनी 10 में 7 का गुना 70, ये 70 आएगा। गुना 7C2 को सॉल्व कर लो। 7C2 क्या होगा? 7 गुना 6 बटा 2, काटो 3, तो यह कितना? 21, तो 21। यहाँ कितना? 7, 7 दूनी 14, 1470। इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकाल दो। 3360 माइनस 1470, बताओ सर 10, यह कितना? 9 और यह कितना? 12, 12 में से अगर आप 4 घटा दो तो कितना होगा? 9 और यह कितना? 1, ठीक है, सही घटाया मैंने। 16 में से अगर 7 घटाया 9, यहाँ 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो सर 8 आएगा। आंसर क्या होगा? 1890 इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर पे है। 4 का सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस इनके बीच 4 4 का चल रहा है, के साथ एक अंकगणितीय श्रेणी में है, ठीक है। यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, हाइट क्या है? सबसे बड़ा है। पहले बताओ, समलंब जानते होंगे तो 2 समांतर भुजा
और 2 असमांतर भुजा, साथ साथ में हाइट। तो यहाँ ऊंचाई और समांतर भुजाओं की बात कर रहा है, तो मैंने ऊंचाई को h लिया, समांतर भुजा ए बी लिया, और कह रहा है ये 4-4 के गैप पे है, 4-4 के डिफरेंस पे ये तीनों नंबर है, ये तीनों डेटा है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, मतलब h का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो देखो अगर मैं इसको x मान लूं तो 4 के डिफरेंस पे ये x+4 हो जाएगा, और 4 के डिफरेंस पे ये x+8 हो जाएगा। नहीं, अब बताओ अंतर 4-4 का चल रहा है, 4 का सार्वंतर 4 रखना था ना, तो 4 का अंतर हो गया। ऊंचाई सबसे ज्यादा है तो बोलोगे हाँ, क्योंकि x में 8 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, x में 4 जोड़ेंगे तो उससे थोड़ा छोटा वैल्यू होगा, और x सबसे छोटा वैल्यू। फिर आगे क्या कहा, इसका एरिया कितना दिया है, 160 दिया। अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/2 गुना ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग, यही तो पढ़ा है। यह कितना है सर, 160 है, यह 1/2 है, इसका मान आपने x+8, यहाँ क्या है तो x+4 प्लस कितना x। थोड़ा और सरल करो, 160 बराबर 1/2, यह x+8, और इनको सरल करो तो ये 2x+4 होगा। जरा और सरल कर लेते हैं, दो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दो दोनों में से क्या करते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या इसको x+2 लिख दें, हाँ या ना, ठीक है। ये 2x+4 होता तो 2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि सर ये 2 से 2 काटना था। अब बताओ 160 है और बराबर इधर x+8 गुना x+2 है। अब देखो यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्लास में भी ये समझाया था, यहाँ हिट एंड ट्रायल लगा लो, आसानी से लग जाएगा। या नहीं करते तो फिर उसको गुना करके पूरा द्विघात समीकरण बनाते, तब क्वेश्चन सॉल्व करना होता। हिट एंड ट्रायल क्या, कि x का मान क्या लें, कि इनका योग और इनका योग गुना करने पर 160 आ जाए। तो मुझे बताओ अगर x का मान मैं 8 ले लूं, सुनना मेरी बात, x का मान मैं 8 ले लूं तो 8 और 2 10, 8 और 8 16, 16 गुना 10 कितना, 16 गुना 10 कितना 160। तो आपने सीधा सीधा देखा कि सर x का मान क्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो ये 160 के बराबर हो जाएगा। तो ये 8, तो ये 8 4 12, और ये 8 8 कितना 16, ये तीनों वैल्यू मेरे को निकल गया। मुझसे क्या बोला, समांतर भुजा की सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात निकाले। तो सबसे बड़ी समांतर भुजा 12 है, सबसे छोटी कितनी है 8 है, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आंसर क्या होगा 3:2। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 3:2। एक बार देख लो फटाफट, बताओ, ठीक है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस थे। टेस्ट नंबर कौन सा है ये, तो टेस्ट नंबर आपका 19 था ये, ठीक है। इनके सॉल्यूशन मैंने करा दिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।